चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को लेकर ये क्वेश्चन है। पूछा गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को लेकर कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सा कथन सही है। इट रिक्वायर्ड दैट द 3 of the 6 members ऑफ द वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल वर टू बी इंडियन। जो वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी जिसमें 6 मेंबर्स थे, उसमें से 3 जो हैं वो इंडियंस होने चाहिए, ऐसा इस एक्ट ने कहा। मे बी कहा होगा। इट एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन बाय प्रोवाइडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर 6 इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियंस। तो यहाँ पे इस एक्ट के थ्रू ही जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन थी, आपको याद होगा 1909 में कम्युनल रिप्रेजेंटेशन आई थी, जिसमें मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट कहा गया था। ठीक है, तो ऐसा कहा जा रहा है कि 1919 का जो एक्ट था उसने ये कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो थी, जिसको पीछे हमने पढ़ा था जब लीगलाइज कम्युनलिज्म में कहा गया था, उसको 6 इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस और यूरोपियंस तक फैला दिया था। हो सकता है। इट ग्रांटेड फ्रेंचाइजी टू अ लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी, टैक्स एंड एग्रीकल्चर। तो यहाँ पे फ्रेंचाइजी जो थी वो लिमिटेड रखी गई थी, किसके बेसिस पे? प्रॉपर्टी के बेसिस पे, टैक्स के बेसिस पे, एग्रीकल्चर के बेसिस पे। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं। तो अगर पहली स्टेटमेंट को देखा जाए, क्या 6 में से 3 मेंबर जो थे वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, ये कहा गया कि उनको इंडियंस ही होना चाहिए। तो यस, मैंने आपको बताया कि पैसिफिकेशन की पॉलिसी 1858 का जो एक्ट था गुड गवर्नमेंट का, वहीं से स्टार्ट हो गई थी। उसके बाद हमें लॉ रिफॉर्म करे जाते थे, लॉ फॉर्मेशन करी जाती थी, उसके अंदर भी पार्टिसिपेशन जो था वो देने की शुरुआत करी गई थी। तो यहाँ पर भी 6 में से 3 मेंबर्स जो थे कहा गया कि इंडियंस होंगे। सेकंड, मैंने आपको बताया था 1909 का जो मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स थे, वहाँ पर कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की शुरुआत हुई थी। फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट किसको कहा गया था? लॉर्ड मिंटो को। और वो जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की शुरुआत 1909 में 10 साल पहले हुई थी, 1919 में, मतलब 10 साल के बाद इसको स्प्रेड किया गया, इसको एक्सटेंड किया गया। अब ये सिर्फ मुस्लिम्स तक ही लिमिटेड नहीं थे, 6 को भी इसमें डाला गया, इंडियन क्रिश्चियंस को, एंग्लो इंडियंस को, यूरोपियंस को। तो आपकी सेकंड स्टेटमेंट भी ठीक हो जाती है। अब बात करते हैं कि फ्रेंचाइजी जो थी, जो वोटिंग राइट्स होते हैं, जैसे आज के टाइम में फ्रेंचाइजी 18 या 18 ईयर से जो ऊपर के एज होते हैं उनको दी गई है। ऐसा नहीं है कि किसी को प्रॉपर्टी के बेस पे ही वोट करने का अधिकार है, या टैक्स कोई भरता है तो वही वोट कर सकता है, या एग्रीकल्चर कोई करता है तो वही कर सकता है। तो उस टाइम पे क्या प्रॉपर्टी, टैक्स और एग्रीकल्चर के बेसिस पे ये पावर दी गई थी? नहीं, इसको याद रखिएगा। पेट, प्रॉपर्टी, एजुकेशन और टैक्स, जो लोग या तो प्रॉपर्टी होल्ड करते थे, या एजुकेटेड थे, या जो टैक्स भरते थे, उनको ही ये फ्रेंचाइजी जो थी, लिमिटेड फ्रेंचाइजी, वो दी गई थी। तो एग्रीकल्चर नहीं था, यहाँ पे एजुकेशन है। तीसरी स्टेटमेंट गलत हो जाती है, आंसर हो जाएगा आपका बी। चलते हैं कुछ और चीज़ें देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 1919 के बारे में, और क्या क्या चीज़ें इंट्रोड्यूस करी गई इस एक्ट के द्वारा। चलिए, तो यहाँ पे ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर जो था, ये लंदन में स्टार्ट किया गया। ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर में क्या हुआ था, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अब तक काफ़ी ज़्यादा पावर होल्ड करके रखते थे, उसकी कुछ पावर जो थी ये हाई कमिश्नर को दे दी गई थी। साथ में ही पब्लिक सर्विस कमीशन जो थी वो बनाई गई, और इसमें जो पब्लिक सर्विस कमीशन सेटअप किया गया एक्चुअली में वो 1926 में किया गया, ताकि सिविल सर्वेंट्स को रिक्रूट किया जा सके। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के थ्रू ही जो सेंटर और प्रोविंसेस थे उनके बजट को सेपरेट किया गया। जो प्रोविंसेस थे वो अब अपने बजट को सेपरेटली बना सकते थे, अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते थे, अपने हिसाब से अनेक्ट कर सकते थे। ये कुछ चीज़ें थी जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया